किताबों में जब हम क्लाइमेट या जलवायु के बारे में पढ़ते हैं तो अक्सर ये विषय थोड़ा सूखा या उबाऊ लग सकता है। लेकिन सच तो ये है कि ये एक बेहद शक्तिशाली अदृश्य इंजन है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को चलाता है। ये हमारी खेती, संस्कृति और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी को भी पूरी तरह से तय करता है। तो चलिए इस अदृश्य ताकत को गहराई से समझते हैं और देखते हैं ये आखिर काम कैसे करती है। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, मौसम बनाम जलवायु। दूसरा, जलवायु को आकार देने वाले कारक। तीसरा, मॉनसून का तंत्र। चौथा, जलवायु, संस्कृति और आपदाएं। और आखिर में क्लाइमेट चेंज का गहराता संकट। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है मौसम बनाम जलवायु, यानी वेदर वर्सेस क्लाइमेट। अक्सर मौसम और जलवायु को एक ही समझ लिया जाता है, राइट? लेकिन ये बिल्कुल अलग हैं। मौसम यानी वेदर वो है जो अभी खिड़की के बाहर दिख रहा है। ये कुछ घंटों या दिनों में बहुत तेजी से बदल सकता है। अभी तेज धूप है तो थोड़ी देर में बारिश हो सकती है। लेकिन जलवायु यानी क्लाइमेट एक बहुत बड़ी तस्वीर है। ये किसी भी जगह के मौसम का एक नियमित पैटर्न है जिसे कम से कम 30 सालों तक मापा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो मौसम रोज का मिजाज है और जलवायु दशकों का चरित्र है। और यही चरित्र हमें ऋतुओं के चक्र तक ले जाता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे मौसम बदलते हैं। भारत में इस चक्र को 6 पारंपरिक ऋतुओं में बांटा गया है: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये सिर्फ कोई किताबी विज्ञान नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस लंबे जलवायु पैटर्न को अपने जीवन और कैलेंडर का एक अटूट हिस्सा बना लिया था। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, जलवायु को आकार देने वाले कारक। किसी भी जगह की जलवायु हवा में यूं ही तय नहीं होती। इसके पीछे 5 मुख्य भौगोलिक कारक काम करते हैं। पहला है लैटिट्यूड, यानी भूमध्य रेखा से दूरी। कन्याकुमारी जैसी जगह जो इक्वेटर के पास है, वहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां कड़ी गर्मी होती है। दूसरा है एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई। श्रीनगर को ही लीजिए, ऊंचाई पर होने की वजह से वहां की हवा पतली होती है और उसमें गर्मी सोखने की क्षमता कम होती है, इसलिए वहां ठंड रहती है। बाकी 3 कारक हैं समुद्र से दूरी, हवाएं और टोपोग्राफी, यानी जमीन का आकार। समुद्र से दूरी का असर वाकई बहुत साफ दिखाई देता है। समुद्र असल में प्रकृति के एक विशाल एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। मुंबई जैसे तटीय इलाकों में तापमान हमेशा स्थिर और आरामदायक रहता है, लेकिन समुद्र से दूर नागपुर जैसे अंदरूनी इलाकों में मौसम बिल्कुल एक्सट्रीम होता है। गर्मियों में झुलसा देने वाली गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड। अब जरा टोपोग्राफी यानी जमीन के आकार की भूमिका देखिए, जो बेहद नाटकीय है। हिमालय के विशाल पहाड़ एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह खड़े हैं। ये मध्य एशिया से आने वाली जमा देने वाली ठंडी हवाओं को भारत में घुसने से रोकते हैं। अगर हिमालय ना होता तो उत्तर भारत एक बर्फीला रेगिस्तान बन जाता। इसके ठीक उलट राजस्थान का थार रेगिस्तान एकदम सपाट है, जहां गर्म हवाओं को रोकने वाला कोई पहाड़ नहीं है और इसीलिए वहां भयंकर लू चलती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मानसून का तंत्र। इसके मैकेनिज्म में उतरने से पहले इसके नाम की कहानी जानते हैं। मानसून शब्द असल में अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकला है, जिसका मतलब ही होता है मौसम या सीजन। सदियों पहले अरब व्यापारी इन्हीं हवाओं के सहारे भारत के तटों तक पहुंचते थे। तो आखिर ये विशाल थर्मल इंजन काम कैसे करता है? इसका बेसिक नियम यह है कि जमीन पानी के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म और ठंडी होती है और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती हैं। गर्मियों में भारतीय उपमहाद्वीप की जमीन बहुत गर्म हो जाती है, जिससे वहां एक लो प्रेशर बनता है, जबकि समंदर ठंडा और हाई प्रेशर वाला होता है। नतीजा, समंदर से नमी भरी हवाएं जमीन की तरफ तेजी से दौड़ती हैं और भारी बारिश लाती हैं। इसे समर साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। सर्दियों में ये इंजन उल्टा घूमने लगता है, जमीन ठंडी और समंदर गर्म, तब हवाएं जमीन से समंदर की तरफ बहती हैं। ये विंटर नॉर्थ ईस्ट मानसून है और ये हवाएं आमतौर पर सूखी होती है। और जब ये मानसून अपने पूरे शबाब पर होता है तो एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है, 11,000 मिलीमीटर। मेघालय के मैसिनराम में हर साल औसतन इतनी ही बारिश होती है। ये जगह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा के लिए जानी जाती है। एक तरफ देश के कुछ हिस्से सूखे रहते हैं और दूसरी तरफ मैसिनराम में पानी का ये सैलाब।
ये जलवायु की ताकत का एक हैरत अंगेज उदाहरण है। चलिए चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, जलवायु, संस्कृति और आपदाएं। पूरी अर्थव्यवस्था मॉनसून पर टिकी है और जब ये फेल होता है तो हालात बहुत डरावने हो सकते हैं। अगर एक बार बारिश ना हो तो सबसे पहले फसलें बर्बाद होती हैं और पानी की भारी कमी हो जाती है। इसके तुरंत बाद गांव के लोग मजबूर होकर काम की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करते हैं और आखिर में बाजार में खाने पीने की चीजें बेहद महंगी हो जाती हैं, यानी इन्फ्लेशन। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक मौसम की घटना कैसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, ये उसका सबसे बड़ा और सीधा उदाहरण है। और जब मौसम रौद्र रूप लेता है तो वो आपदा बन जाता है, जैसे कि साइक्लोन यानी चक्रवात। ये तब बनते हैं जब समंदर के ऊपर एक बेहद शक्तिशाली लो प्रेशर एरिया आसपास की हवा को अपनी ओर खींचने लगता है। इससे तेज रफ्तार से घूमने वाले तूफान पैदा होते हैं। इनके बिल्कुल बीच में एक शांत हिस्सा होता है जिसे तूफान की आंख या आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। ये तटीय इलाकों में भयंकर तबाही मचाते हैं और ऐसी स्थिति में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ लोगों की जान बचाने का बेहद अहम काम करती है। पहाड़ों पर तबाही का रूप बिल्कुल अलग होता है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी इसका एक खौफनाक उदाहरण है, जो एक ग्लेशियल बर्स्ट यानी हिमनद के फटने का नतीजा था। जब बहुत भारी बारिश होती है या बर्फ तेजी से पिघलती है तो पहाड़ी झीलों को रोकने वाली प्राकृतिक चट्टानें टूट जाती हैं। इससे अचानक पानी का एक विशाल और जानलेवा सैलाब नीचे की ओर आने लगता है, जो पलक झपकते ही सब कुछ मिटा देता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकृति तो अपना काम करती है, पर हम इंसान इन आपदाओं को और भी बदतर बना रहे हैं। शहरों में बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम खराब है और हर जगह कंक्रीट की सड़कें हैं जो पानी को जमीन में रिसने ही नहीं देती। पहाड़ों पर अंधाधुंध पेड़ काटे गए हैं और असुरक्षित इमारतें बनी हैं, जिससे लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन बढ़ गए हैं। और सूखे मौसम में जरा सी लापरवाही भयंकर जंगलों की आग का कारण बन जाती है। सच कहें तो हम प्राकृतिक घटनाओं को मानव निर्मित आपदाओं में बदल रहे हैं। अब आते हैं पांचवें और शायद सबसे गंभीर हिस्से पर, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का संकट। इस पूरे संकट की जड़ में है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंसानी गतिविधियों जैसे फैक्ट्री का धुआं और गाड़ियों के पोल्यूशन ने पृथ्वी के वायुमंडल में एक मोटे कंबल का रूप ले लिया है। ये कंबल सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है, लेकिन उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक देता है। इसी फंसी हुई गर्मी की वजह से हमारी पृथ्वी खतरनाक तेजी से गर्म हो रही है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भारत में औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। सर्दियां अब छोटी हो गई हैं और उनमें पहले जैसी ठंड भी नहीं रही। ये बदलाव देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन ये खेती के चक्र को तेजी से बर्बाद कर रहा है, जिससे किसानी और उस पर निर्भर छोटे उद्योग सीधे तौर पर खतरे में आ गए हैं। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इस खतरे को कम करने के समाधान मौजूद हैं। हमें बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने होंगे, कोयला और तेल छोड़कर सोलर और विंड पावर यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना होगा। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को हर हाल में कम करना होगा और अपने रोजमर्रा के जीवन में इको फ्रेंडली आदतों को अपनाना होगा। संकट बड़ा है तो हमारे कदम भी उतने ही बड़े और असरदार होने चाहिए। आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, जैसे जैसे मौसम का मिजाज और भी ज्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है, क्या इंसान इस जलवायु संकट से बचने के लिए अपनी जीवन शैली और बुनियादी ढांचे को उतनी ही तेजी से ढाल पाएगा? प्रकृति का ये शक्तिशाली इंजन बदल रहा है। अब देखना यह है कि क्या वक्त रहते हम उस बदलाव